जय हिंद दोस्तों। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5 हो रहा है, 5:15 हो रहा है। और 12 वाले के आज 12 का जो है ना मध्यकालीन भारत का क्यूज होगा। रट्टा मार क्यूज नहीं, रट्टा मार होगा। और मुग़ल साम्राज्य है 12 का, ठीक ना। ये जनरल कंपटीशन के लिए इम्पोर्टेंट है और 12 वाला के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। चलते हैं, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट वीडियो है ये 12 क्लास का। दो बुक दो, तो अपना बुक दो। यहाँ 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 तो आगे बढ़ के रहिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। पहले मुग़ल ही कर लेते हैं, ठीक ना। मुग़ल थोड़ा सा याद कर लेते हैं और यहाँ रट्टा मरवाएंगे अभी लोग से। चलिए बताइएगा फटाफट, बताइएगा। बाबरनामा को किसने लिखा है? बाबर ने। बाबरनामा को किसने लिखा है? बाबर ने। अच्छा एक बात बताइए, बाबरनामा किस भाषा में है? याद रखिएगा, तुर्की भाषा में। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में, ठीक ना। चलिए बताइएगा, हुमायूंनामा किसने लिखा है? गुलबदम बेगम। किसने लिखा है? गुलबदम बेगम। हुमायूंनामा हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। और गुलबदन बेगम कौन है? हुमायूं की बहन है। हुमायूं की बहन है। हुमायूंनामा यानी कि हुमायूं की जो है यूनी जो लिखा है, किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने, ठीक ना। ये गुलबदन बेगम कौन है? उसकी बहन, हुमायूं की बहन। अच्छा बताइए, अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजर। अकबरनामा किसने लिखा है? अबुल फजर। ये भैया चैप्टर नंबर 6 है 12 का, मुग़ल दरबार इतिवृत्त द्वारा इतिहास का पुनर्निर्माण। ये चैप्टर नंबर 12 क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है। चलिए हाँ, तबकात ए अकबरी किसने लिखा है? तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने। किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद ने। किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद ने। तबकात अकबरी किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद। किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी किसने लिखा है? किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद। किसने लिखा है? निजामुद्दीन अहमद। तबकात अकबरी किसने लिखा है? बताइएगा आप लोग। बाबरनामा, बाबरनामा किस भाषा में? तुर्की भाषा में। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। हुमायूंनामा अकबरनामा अबुल फजर। अकबरनामा अरे तबकात अकबरी निजामुद्दीन अहमद। किसने? निजामुद्दीन अहमद। किसने? तबकात अकबरी। अरे तबकात अकबरी, अरे तबकात अकबरी, अरे तबकात अकबरी, अरे तबकात अकबरी, अरे तबकात अकबरी। हाँ, निजामुद्दीन अहमद। बताइएगा, तुझके जहांगीरी किसने लिखा है? तुझके जहांगीरी, जहांगीर ने। किसने लिखा है? जहांगीर ने। किसने लिखा है? जहांगीर। तुझके जहांगीरी किसने लिखा है? 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 बताइएगा। इकबालनामा ए जहांगीर, इकबालनामा ए जहांगीर किसने लिखा है? मोतबिंद खान। किसने लिखा है? मोतबिंद खान। याद रखिएगा, इकबालनामा ए जहांगीरी, इकबालनामा ए जहांगीरी, इकबालनामा ए, इकबालनामा ए, इकबालनामा ए किसने लिखा है? मोतबिंद खान। कौन लिखा है? मोतबिंद खान। इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखा है? मोतबिंद खान। किसने लिखा है? मोतबिंद खान, मोतमिंद, ठीक ना। इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखा है? मोतमिंद खान। इकबालनामा ए जहांगीरी किसने लिखा है? याद हुआ? चलिए, पातशाहनामा किसने लिखा है? मोहम्मद अमीन कज़विनी। पातशाहनामा चलो है ना। चलो चैप्टर नंबर 6, पेज नंबर निकालो बाबू।
पेज नंबर होगा आपका 82। नहीं, चलिए पासानामा कौन हो गया? पासानामा मोहम्मद अमीन कजवीनी। बताइए पासानामा। आवाज़ नहीं आया, आवाज़ नहीं आया। मोहम्मद अमीन कजवीनी, ठीक ना। बताइएगा पासानामा का और लेखक है कोई? बताइए। दो गो है, मोहम्मद अमीन कजवीनी और अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक ना। पासानामा के दो लेखक है, कौन कौन? मोहम्मद अमीन कजवीनी और अब्दुल हमीद लोहारी। पहला कौन हो गया पासानामा? मोहम्मद अमीन कजवीनी। और दूसरा अब्दुल हमीद लाहौरी। दूसरा हो गया अब्दुल हमीद लाहौरी। बताइए चार चमन, चार चमन का लेखक कौन है? चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण। चार चमन चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण। चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण। चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण। चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण। चार चमन चार चमन चार चमन चार चमन चंद्रभान ब्राह्मण। चार चमन हो गया चंद्रभान ब्राह्मण। चार चमन। बताइए आलमगीरनामा, आलमगीरनामा काजिम सिराजी। आलमगीरनामा काजिम सिराजी, काजिम सिराजी। आलमगीरनामा काजिम सिराजी। बताइएगा। चलिए अब आइए आप लोग सबसे पहले निकालिए बाबर के विषय में। सबसे पहले निकालिए बाबर के विषय में। किसके विषय में? बाबर के विषय में। बताइएगा बाबर जो है ना कब से कब तक शासक बना? बाबर कब से कब तक शासक बना? 1526 से 1530। कितने साल तक राजा रहा? 4 साल। 1526 से 1530। बताइएगा आप लोग मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बाबर। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? लेकिन पूछ देंगे मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो अकबर। बात समझे? काहे कि 4 साल ही रहा, उसके बाद हुमायूं तो घुमंतु जीवन ही जिया। अब मुख्य रूप से स्टेबल कौन हुआ? अकबर। कौन हुआ? अकबर, ठीक ना। बताइएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? यार डेट भी याद रखना, 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। कब हुआ था? लेकिन पूछ देंगे पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, सॉरी पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और, बताए इब्राहिम लोदी किस वंश का था? लोदी वंश का। किस वंश से? लोदी वंश से। किस वंश से था? लोदी वंश। कौन सा वंश से था? लोदी वंश। कौन सा वंश से था? कौन से वंश से था? किस वंश से था? किस वंश से था? किस वंश से था? किस वंश से था? चलिए बताइएगा। अच्छा लोदी वंश का अंतिम शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। का इसी को हरा के तो मुगल वंश का अंत हुआ, यानी कि लोदी वंश का अंत किया किसने किया? बाबर ने। उसका अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। चलिए बताइएगा बाबर का पूरा नाम बताइए। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम? हाँ जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। चलिए बताइएगा बाबर का जन्म कब हुआ था? हाँ 14 फरवरी 1483 को। 14 फरवरी 1483 को। बताइएगा बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना में। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना में। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? फरगाना में। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइएगा बाबर का पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। बताइएगा बाबर का जो पिताजी था उमर शेख मिर्जा, ठीक ना, किस वंश से था? तैमूर वंश से था। किस वंश से था? तैमूर वंश से था। बाबर का पिताजी कौन था? उमर शेख मिर्जा। किस वंश से था? तैमूर वंश। बताइएगा बाबर का माता का नाम क्या है? हाँ कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम। कौन है? कुतलुग निगार खानम। कौन है?
कुतलुग निगाह खानम। कौन है? कुतलुग निगाह खानम। लेकिन पूछ देंगे बाबर की जो माता था कुतलुग निगाह खानम किस वंश से था? चंगेज वंश से था। किस वंश से था? चंगेज वंश से। इसका मतलब हो गया पिताजी हो गया तैमूर वंश से, पिताजी हो गया तैमूर वंश से, माता हो गया चंगेज वंश से। तो यानी कि बाबर के जो शरीर में था दो वंशों का रक्त था, एक था तैमूर वंश पिता की ओर से तैमूर वंश और माता की वंश से चंगेज वंश। बस समझे? चलिए आगे बढ़िए हम लोग। बताइए बाबर को क्या कहा जाता है? चगतई तुर्क। चगतई तुर्क बाबर को कहा जाता है चगतई तुर्क, क्योंकि इसमें तैमूर वंश का भी खून है और चंगेज वंश का खून है, इसलिए इसे कहा जाता है चगतई तुर्क। बात समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़िए। बताइएगा बाबर की पिता की जब मृत्यु हुआ, ठीक ना, तो उस समय बाबर का उम्र कितना साल था? 11 साल। कितना था? 1494 में उसका पिता का देहांत हो गया था। अब बाबर का जन्म ही हुआ था 1483 में, बस तो 11 साल का नहीं हुआ। यानी कि बाबर के पिता की मृत्यु हो गया था मात्र 11 वर्ष की अवस्था में जब बाबर का उम्र था, ठीक ना। तो बताइएगा उसका पिता जो था ना उमर शेख मिर्जा कहाँ का शासक था? फरगान का। जन्म हुआ था इसका कहाँ? फरगान में। तो शासक भी कहाँ का था? फरगान का। कहाँ का शासक था? फरगान का। कहाँ का शासक था? फरगान से। बताइएगा बाबर ने समरकंद के सिंहासन पर कब बैठा था? बाबर ने समरकंद के सिंहासन पर कब बैठा? 1497 ईस्वी में। कब बैठा? 1497 ईस्वी में। कब बैठा? 1400। बताइएगा तैमूर की राजधानी कहाँ थी? तैमूर की राजधानी कहाँ थी? उसका पूर्वज देखो, उसका जो पिता था किस वंश से था? तैमूर वंश से। उसका पिताजी किस वंश से था? तैमूर वंश से, ठीक ना। तैमूर की राजधानी कहाँ थी? तैमूर की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। तैमूर की राजधानी कहाँ थी? समरकंद। तो बाबर का एकदम इच्छा था जो हम समरकंद पे अधिकार के, तो समरकंद के गद्दी पर बैठे, क्योंकि वो पिताजी के वंश से था, ठीक ना। और समरकंद और तैमूर की राजधानी कहाँ था? समरकंद, ठीक ना। और समरकंद की गद्दी पे कब बैठा बाबर ने? 1497 में। कब बैठा? 1497 में। समरकंद की गद्दी पर कब बैठा? 1497 में। कहा जाता है बाबर के विषय में, ध्यान सुनो, यहाँ नहीं लिखल है, कहीं भी 2 रोज़ा एक जगह नहीं बिताया। बस समझे? यानी एक जगह जो है ना साल भर से ज़्यादा वो नहीं टिक पाया। जहाँ जीतता था कुछ दिन के बाद वहाँ फिर दूसरा कोई कब्जा में ले लेता था, फिर दूसरे जाता था, फिर वहाँ से छोड़ के जाता था, फिर दूसरे के नियंत्रण में आ जाता था। इसीलिए बाबर के विषय में कहा जाता है वो 2 रोज़ा एक जगह कभी भी नहीं बिता पाया था, ठीक ना, अपने फरगान में। चलिए लेकिन देखो समरकंद को जीता था कब? 1497 में। कब जीता? 1497 में। कब जीता? 1497 में। लेकिन मात्र 100 दिन के बाद समरकंद से भागना पड़ा। लिखल है देखिए, मात्र 100 दिन के बाद समरकंद से भागना पड़ा, ठीक ना। अब किसने भगाया? 1501 में सेवानी खान ने उसे परास्त किया। किसने? सेवानी खान ने। बस समझा? उज्बेक था सेवानी खान। क्या था? उज्बेक, ठीक ना। देखो तो फरगान में, समरकंद में, मध्य एशिया के इलाके में वो सक्सेस नहीं हो पाया, ठीक ना। देखो वहाँ कौन? सेवानी खान जो है ना उसको भगा दिया। एक लाइन लिखल है, बाबर को इधर उधर ठोकरें खानी पड़ी, उसने धैर्य और साहस बनाए रखा। 1504 में काबुल का शासक बना। फिर से 1501 में भगा दिया किसने? सेवानी खान ने। समरकंद से 1501 में किसने भगाया? सेवानी खान ने। 1501 में समरकंद से किसने भगाया? फिर वो जो बाबर से हम स्टूडेंट को क्या सीखना चाहिए? कितनों हारे लेकिन हार स्वीकार नहीं, हार हमें कतई स्वीकार नहीं। बात समझे? या तो सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे। बाबर वही काम किया, हार से सीखा। और जब देखा मेरा गाल मध्य एशिया में मेरा दाल नहीं गलने वाला है, तब वो भारत की ओर बोला मूव किया। अब भारत में मूव किया तो समझ लिए कितना 1526 से 1857 तक
मुगल वंश रहा। बात समझे कि नहीं, कितना लंबा इतिहास रहा उसका, उस वंश का। काहे कि जाना कि भारत में अभी कोई भी सुदृढ़ सत्ता नहीं है, वहाँ आराम से जो है ना हम शासन कर सकते हैं। बात समझे, तो वहाँ जब इसीलिए एक व्यापार में सक्सेस ना हो तो दूसरा व्यापार, एक एग्ज़ाम में फेल ना हो तो फिर दूसरा एग्ज़ाम के लिए एकदम हम तैयार हो जाएं, ठीक ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काबुल का शासक कब बना था? 1504 ईस्वी में। काबुल का शासक कब बना? 1504 ईस्वी में। काबुल का शासक बाबर कब बना? 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 बताइए। अब तीसरी बार, पहली बार 1501 में समरकंद, फिर 1497 में समरकंद को जीता, 1497 में समरकंद को, लेकिन 1501 में शिवानी खान ने उसको समरकंद से भगा दे, अब यहाँ घुसेगा तो तुम्हारा गला काट देंगे। फिर जाके वो 1504 में काबुल को जीत लिया। अब फिर जानते हैं 1510 में तीसरी बार समरकंद को जीता। कब? 1510 ईस्वी में तीसरी बार समरकंद को जीता, ठीक ना। अब 1510 में उज्बेक सरदार अब्दुल्ला खान ने समरकंद जीत लिया। देखो देखो देखो, 1510 में बेचारा जीता ना, 1510 में बेचारा जीता। अब फिर से उसको हरा दिया किसने? अब्दुल्ला खान ने। 1510 में ही जीता समरकंद को पुनः 1500, अब पुनः उसको हरा दिया 1510 में ही किसने? अब्दुल्ला खान। और समरकंद को जीता था पहली बार कब? 1497 में। फिर 1501 में शिवानी खान हरा दिया, बोला कि समरकंद में तू देखेगा नहीं। फिर बेचारा 1504 में कहाँ जाता है? काबुल। अब फिर जो 1510 में समरकंद जीतता है, लेकिन फिर 1510 में जो है ना अब्दुल्ला खान ने उसको हरा देता है। तो सब इंपॉर्टेंट नहीं रखना, बस याद रखना है। एक वो काबुल विजय कब किया था? 1504 में। काबुल विजय कब किया था? काबुल विजय कब किया था? काबुल विजय कब किया था? अब देखो स्थिति नाजुक है। इस बीच भारत से पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, ध्यान से सुनना, जब ये सब घटना हो रहा था वहाँ जीत रहा था फिर हरा दे रहा था, जीत रहा था फिर हरा। इसीलिए कहता है एक रोज़ा मतलब 2 रोज़ा एक जगह नहीं बिता पाया। बात समझा? नहीं, 2 साल जो है ना एक जगह वो कहीं नहा। बात समझा कि नहीं? अब इसी समय उसको बुलावा आया, कहाँ से? भारत के पंजाब से। एक था दौलत खान लोधी और दूसरा था आलम खान लोधी। बाबर को बोला आइए आप भारत में आक्रमण कीजिए। अब वो क्या है जानते हैं? सोचता था ये आएगा आक्रमण करेगा, कुछ पैसा वैसा लेगा, फिर चल जाएगा, फिर रजवा तो मेरे हो जाएगा। देखो नाम क्या है? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। तो किस वंश से था? लोधी वंश से था। और लोधी वंश से था तो ये किसका लाग भाग होगा? इब्राहिम लोधी का। किसका होगा? हाँ, इब्राहिम लोधी का भतीजा था, ठीक ना। बस समझे? चच्चा था, चच्चा भतीजा था, ठीक ना। तो सोचा क्या आएगा इब्राहिम लोधी को हराएगा फिर चल जाएगा। फिर बाबर जाने वाला था, बोले अच्छा चलो ठीक है, बुलाया रहा है ना, आते हैं। आक्रमण किया, जीता और यहाँ ठहर गया। यहाँ क्या हो गया? बोला ना हम उधर जाते हैं, साला हम लोग नहीं पाते हैं, यहाँ तो कोई है ही ना है, इससे कहीं का राजा बनना है। बस समझे? अब भारत का राजा तो यहाँ सोने की चिड़िया करती है बेसेरा। चलो ठीक ना। इस प्रकार बात तो क्वेश्चन पूछेंगे बताइएगा। भारत में आक्रमण के लिए किसने बुलाया था? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। और कहीं कहीं लिखा राणा संघा भी बुलाया था। किसने बुलाया था? राणा संघा। कहीं लिखा राणा संघा भी बुलाया था। तो बाबर को भारत में आक्रमण के लिए किसने बुलाया था? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। किसने? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। किसने बुलाया था? दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी। किसने बुलाया था? किसने बुलाया था? दौलत खान लोधी और किसने बुलाया था? कोई दिक्कत? याद हुआ बराबर? चलिए, इस प्रकार बाबर भारत आया और अपना मुगल साम्राज्य स्थापित किया। 16 मार्च 1527 को खनवा का युद्ध हुआ। खनवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 को। खनवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527। अब बाबर भारत आके कौन सा युद्ध लड़ा? पानीपत का। कब? 21 अप्रैल 1526 को। जो बुलाया वो सब दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी, वो बुलाया तो फिर युद्ध किया। कौन सा? पानीपत का युद्ध हुआ। अब मुगल वंश का स्थापना हुआ। अब समझो, अब आके ही गया
बाबर आया भारत तो गया। ये सब ये जो था क्या नाम था, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी क्या चाहता था, यहाँ से जीत जाएगा फिर इसको चले जाएगा, लेकिन गया नहीं। हम क्या बोले, यहाँ नहीं लिखा है किताब में, राणा संगा भी कहीं न कहीं उसको आमंत्रित किया था। किसने? राणा संगा। और राणा संगा राजपूत वंश से था। कौन वंश से? ठीक ना। वो तो घबरा गया, बोला अरे तुरी का, ये तो गजयन रहा है, ठीक ना, अब खतरा है हमको। बोले ना चल चल युद्ध लड़ेंगे। तब जाके खनवा का युद्ध लड़ता है। कौन? आलम खान लोधी नहीं, राणा संघा। हाँ, राणा संघा जो है ना राजपूत था, बस समझे ना। बोला ना ना, ये तो यहाँ से जाने वाला नहीं है, ये तो खतरा है, हम ही को खतरा है। तब खनवा का युद्ध होता है। तो खनवा का युद्ध कब होता है? 16 मार्च 1557 को। कब होता है? 16 मार्च 1527 को। खनवा का युद्ध कब होता है? 16 मार्च खनवा का युद्ध कब होता है? 16 मार्च 1527 को। 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 जिसमें राणा संघा जो है ना परास्त होता है और बाबर विजय होता है। जितना भारत में युद्ध रहता है ना अकबर, सॉरी हाँ बाबर, जितना भी युद्ध रहता है बाबर भारत में सब युद्ध जीत लेता है, ठीक ना। और वहाँ जीतता था फिर हार जाता था, जीतता था फिर हार जाता था। देखो, राजपूतों को पराजित करने के बाद बाबर का ध्यान बंगाल और बिहार की शक्तिशाली अफगान की ओर गया। अब देखो, राणा संघा को हराया, अब 1527 हो गया है। 1528 में किससे युद्ध लड़ता है? हैं? अफगानों के विरुद्ध। अफगानों के विरुद्ध चंदेरी का युद्ध 1528 में रहता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में रहता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में रहता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में। और फिर आता है घाघरा का युद्ध 1529 में रहता है। घाघरा का युद्ध महमूद खान लोधी के साथ 1529 में रहता है। घाघरा का युद्ध महमूद खान लोधी के साथ। किसके साथ? महमूद खान लोधी के साथ। ठीक ना। चलिए वीडियो रोको तो।